कैसे हैं आप लोग। हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की। आई थिंक होप आपकी ये स्टडी अच्छी चल रही होंगी। नीट जेई के एग्ज़ाम्स आपके सर पर हैं और आप लगातार उसमें प्रैक्टिस में लगे होंगे। जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं और उसमें आपको जो देख रहे होंगे कि एक्स्ट्रा पॉइंट्स के साथ साथ आपको एनसीईआरटी का पूरा बेसिक, साथ में जो कंपटीशन के एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, कंपटीशन के क्वेश्चंस हैं, ऑल थिंग्स वी विल डिस्कस एट वन प्लेस ओनली, है ना। सो लेट्स सी। अब इसके बाद अभी तक हमने जो डिस्कशन किया था, वी हैव डिस्कस्ड all the things related to haloalkanes and haloarenes in the category of preparation and also the physical properties. Now come to the category of chemical reactions. Chemical reactions बेटा यहाँ पर किस तरह से और कौन कौन सी रिएक्शन एक हेलो एल्केन्स में हेलो एरीन्स में पॉसिबल हैं, उनके लिए हम लोग सोचते हैं और उनके नेचर पे, और ये डिपेंड करता है कंपाउंड और उसके नेचर की प्रॉपर्टी पे। जैसा कि मैं डिस्कशन कर चुके हैं, जब हम मैकेनिज्म की बात कर रहे थे तब हमने इसका डिस्कशन किया था। जो एल्किल हैलाइड्स हैं, ये एल्किल हमारे, दिस इज RX। एल्किल हैलाइड्स की मेन रिएक्शन होती है, सबसे पहले मेन रिएक्शन होती है एल्किल हैलाइड्स की, एंड दैट इज बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। होता क्या है कि ये आपका ये R है, तो R को हम एक थोड़ा सा बड़ा दिखा देते हैं। दिस इज CH3 CH2, ये आपका CH2X होता है, ये आपका X है। अब ये X क्या है? दिस इज बेसिकली एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, ये एक वीक न्यूक्लियोफाइल है। याद रखिएगा, जो लिविबिलिटी होती है, जो लिविबिलिटी होती है, यानी न्यूक्लियोफाइल के निकलने की टेंडेंसी को लिविबिलिटी कहते हैं। दिस लिविबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा वो मुश्किल से निकलेगा, उसकी लिविबिलिटी कम होगी। जितना वीक न्यूक्लियोफाइल होगा वो इजीली निकलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, और वीक न्यूक्लियोफाइल है तो इजीली निकल सकता है, कोई भी स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल इसको रिप्लेस कर सकता है, और इसकी लिविबिलिटी भी ज्यादा है, यानी मोर लिविबिलिटी इसकी, या यूं कह लीजिए आप, मोर लिविबिलिटी की जगह पर आप कह सकते हो गुड लिविंग ग्रुप। इसे आप कह सकते हो गुड लिविंग ग्रुप। तो ये आपका गुड लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप। अगर मैं इसमें X में बात करूं कि X में सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है, तो एक बात सामने आएगी मेरे। देखिए भाई, आप सब जानते हो यहाँ पे X कौन कौन हो सकता है। यहाँ पे X हो सकता है फ्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन, और दिस इज योर आयोडीन। ये सब के सब X हो सकते हैं। अब इस X में कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है, कौन अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, इफ यू वांट टू डिस्कस दीज ऑल थिंग्स, हमें अगर इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना है, एंड वी हैव टू डिस्कस अबाउट द लिविंग ग्रुप। तो जरा समझिएगा, लिविंग ग्रुप के बारे में अभी भी मैंने बताया कि जो लिविंग ग्रुप का नेचर होता है वो उस न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि न्यूक्लियोफाइल कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर न्यूक्लियोफाइल ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो लिविंग ग्रुप अच्छा नहीं होगा, यानी उसकी लिविबिलिटी ज्यादा नहीं होगी। हम पहले ये देख लें कि इनमें से F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। जो जितना स्ट्रॉन्गर, उसकी लिविबिलिटी उतनी कम होगी और उतना ही वो बैड लिविंग ग्रुप होगा, राइट। तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखने के लिए हमें अब स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, याद रखिएगा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल यानी स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मींस स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का मतलब मैंने आपको बताया था स्ट्रॉन्ग बेस। इसका मतलब क्या हुआ कि वी हैव टू चेक इट कि कौन सा इसमें से बेस सबसे स्ट्रॉन्ग है। अब उसका तरीका आई हैव डिस्कस यू already. Let's convert first of all, add H and convert into acid. So they becomes HCl. Okay. Then compare acidic strength. You know very well, HI is the most acidic compound, HBr, and this is HCl and this is HF. सबसे ज़्यादा एसिडिक करेक्टर अगर किसी का है, ये एसिड है, तो ये आपके एसिड्स हैं, एंड दे आर कॉन्जुगेट बेस। आप सब जानते हो कॉन्जुगेट बेस, व्हाट डू यू मीन बाय द कॉन्जुगेट बेस। किसी भी एसिड से जब हम एक H निकालते हैं तो जो आयन बचता है वो उसका कॉन्जुगेट बेस कहलाता है। जैसे सपोज करिए ये आपका ये है, अगर इससे ये निकल जाए और इसको आप ये कहो, ये आप इसका जो ये H निकलने के बाद जो बचेगा, सो इट विल बी, जैसे अगर सपोज करिए ये एसिड है
तो ये आपका कॉन्जुगेट बेस होगा, उसका ये कॉन्जुगेट बेस होगा। लेट्स टेक दिस इज योर HCl, अगर उसका हम H निकाल दें और ये जो Cl बचेगा ये उसका कॉन्जुगेट बेस हो, दिस इज योर कॉन्जुगेट बेस। और अगर किसी एसिड का, अगर किसी बेस का, जैसे मान लीजिए हम किसी बेस का या कहीं पर या किसी उसमें मान लीजिए ऐसा कह देते हैं, जैसे कोई कॉन्जुगेट बेस है, जैसे Cl माइनस है, तो हम H प्लस ऐड कर दें तो जो उस बनेगा HCl वो उसका कॉन्जुगेट एसिड होगा। इस तरीके से पूरी कहानी होती है। कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेप्ट आपके पास, इससे पहले कि हम इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की स्टडी करें, क्योंकि ज्यादातर जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हैं हेलो एल्केन्स और हेलोरीन्स की, दे आर बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, चाहे वो फिर एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो या फिर वो एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो, वो SN1 हो, SN2 हो, ArSN1 हो, ArSN2 हो, दैट इज डिफरेंट मैटर, बट दे आर बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक। सो हम इससे पहले कि हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, व्हाट डू यू मीन बाय द न्यूक्लियोफाइल? Nucleophile is basically base. So if we are talking about the stronger nucleophile, so it means I am talking about a stronger base. So I can say stronger base can replace weaker base. It means a stronger nucleophile can replace weaker nucleophile. So here I am converting this. These are the bases. These are the nucleophiles. By adding H, you are converting HF, HCl, HBr, HI. Right? You know very well. These are the acids which is among them. HI is the most acidic acid, then HBr, then and reverse is correct. Reverse is the correct way. This acid, so the base is a stronger base, and this is the weaker base. Understand? जो जितना stronger base होगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा, और जो जितना stronger न्यूक्लियोफाइल होगा उसकी लिवेबिलिटी उतनी खराब होगी। मैंने आपको बताया था, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द लिवेबिलिटी ऑर्डर ऑफ माइनस, सो सबसे वीक I माइनस विल बी मोर गुड लिविंग ग्रुप, देन Br माइनस, देन Cl माइनस, देन F माइनस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी? Ri की, फिर किसकी होगी? Rc, फिर किसकी होगी? Rcl की, Rf की। बात करिए इफ आई एम टॉकिंग ऑफ रिएक्टिविटी, ये तो आपकी लिवेबिलिटी हो गई, ये आपकी रिएक्टिविटी हो गई। तो अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूंगा तो जितनी जल्दी कहीं से आपकी आई निकल जाएगा तो वो रिएक्टिविटी उतनी ही तेज हो जाएगी, क्योंकि जितनी इजीली एक न्यूक्लियोफाइल निकलेगा तो उतना ही इजीली दूसरा न्यूक्लियोफाइल आके सब्स्टिट्यूट करेगा, उसकी जगह को ले लेगा। न्यूक्लियोफाइल की वजह से ही सब्स्टिट्यूशन होता है और न्यूक्लियोफाइल की वजह से ही एलिमिनेशन होता है। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में बड़ी पतली सी बारीक सी लाइन है। जरा सी स्ट्रेंथ बढ़ा दी तो एलिमिनेशन हो गया, जरा सी कम कर दी तो सब्स्टिट्यूशन हो गया। बेटा बड़े ही अच्छे चैप्टर की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत जबरदस्त चैप्टर है, बहुत अच्छी मैकेनिज्म है। इसकी चीजों को अगर आप समझते हो तो बहुत सारे क्वेश्चंस इन अंडरस्टैंडिंग से समझ में आते हैं, इन कॉन्सेप्ट से आप कर पाते हो। अदरवाइज ऐसे तो आप याद करते रह जाओ और हमेशा याद करते रह जाओ। मगअप करने से कुछ नहीं होना है। मगअप करने से आप 2 4 10 क्वेश्चंस कर सकते हो, लेकिन मगअप करने से कोई भी बेहतरीन रैंक नहीं आ सकती, कोई भी बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती, कोई भी बेहतरीन क्वेश्चन आप नहीं निकाल सकते। तो मगअप नहीं करना है, मगअप वहीं तक करना है जहां तक जरूरत है, बहुत ही लिमिटेड, ओनली 10%। बट यू हैव टू थिंक अबाउट एंड थिंक एंड देन लर्न देन थिंक। विदाउट थिंकिंग नो लर्निंग। So this is Ri, this is Rbr, this is Rcl, this is Rf, okay? तो रिएक्टिविटी जैसा कि हमने देखा कि देखिए यहाँ पर कौन सी रिएक्शन पॉसिबल थी, यहाँ पर रिएक्शन एक पॉसिबल है आपकी, यहाँ पे कौन सी रिएक्शन पॉसिबल थी, यहाँ पर एक रिएक्शन जो पॉसिबल है वो है सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी कितने तरह की होती है कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कितनी है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एरोमेटिक होता है, एलिफेटिक होता है, इसमें आपका SN1 होता है, इसमें SN2 होता है, और यहीं पर आपका ArSN1
और एरोमेटिक में, और इस तरह से ArSN2 होता है। नॉर्मली ये रिएक्शंस आपकी ये भी मिलती हैं, ये भी मिलती हैं, ये भी मिलती हैं, सब मिलती हैं, इनमें से सभी कुछ मिलता है। एलिमिनेशन रिएक्शंस की बात करते हैं कि जब कभी, याद रखिएगा, किसी बेस की, बल्कि इसमें जो बेस होता है बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। याद रखिएगा सब्स्टिट्यूशन के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग बेस नहीं चाहिए, थोड़ा सा नॉर्मल मीडियम बेस भी होगा, वीक बेस भी होगा, तब भी सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, क्योंकि वो लिवेबिलिटी इतनी अच्छी होती है ना कि वो भागने को तैयार होते हैं ग्रुप, है ना। याद रखिएगा, लेकिन एलिमिनेशन के लिए हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। सारे स्ट्रॉन्ग बेस एलिमिनेशन में यूज होते हैं। और क्योंकि याद रखो यार, कहीं से किसी चीज को पूरी तरह से निकालना है, मतलब एक जगह से सब्स्टिट्यूट करना है, तो दैट इज इजी मैटर। ठीक है भाई, इसको हटा दो, इसको लगा दो। अब बिल्कुल पूरे ही पार्ट को निकाल देना है, एक मॉलिक्यूल को किसी बड़े मॉलिक्यूल से निकाल देना है, तो वो एलिमिनेशन बहुत बड़ी बात है। तो उसके लिए तो बड़ी पावर चाहिए ना, तो वो बड़ी पावर स्ट्रॉन्ग बेस से मिलती है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक मॉलिक्यूल ही पूरा के पूरा निकल जाता है। यहाँ पे तो एक ग्रुप निकलता है, उसकी जगह पे दूसरा ग्रुप आ जाता है। एक न्यूक्लियोफाइल निकलता है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ जाता है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। एक इलेक्ट्रोफाइल निकलता और इलेक्ट्रोफाइल आ जाता, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता। अगर कहीं पर एक रेडिकल निकलता और रेडिकल आ जाता, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता। लेकिन यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल निकल रहा है, सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके बाद हम बात करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन की। एलिमिनेशन रिएक्शन में बेटा क्या होता है एलिमिनेशन रिएक्शन? देखो, सब्स्टिट्यूशन तो आपको जान पता है कि भाई अगर सपोज करो ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH2 है, ये X है, एक न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल आया और उस न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पर आके कर दिया और ये निकल गया। सो एक न्यूक्लियोफाइल निकला, दूसरा न्यूक्लियोफाइल लगा, सो दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये न्यूक्लियोफाइल कहीं आगे चला जाता है। व्हाट यू मीन बाय एलिमिनेशन रिएक्शन? एलिमिनेशन रिएक्शन पूरे से आप क्या करो, ये X जुड़ा हुआ है, इस पूरे से ये पूरा मॉलिक्यूल निकाल दो। दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन, और इसका मैं पूरा डिटेल आपको मैकेनिज्म में दे चुका हूं, लेकिन चूंकि यहां पर भी ये चीज आ गई है और देयर आर सम पीपल व्हिच आर सीइंग वीडियोस फर्स्ट टाइम, so they can easily understand what I want to say, what I want to say and where I have to go to work, किस एलिमिनेशन रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूँ और उसमें क्या होता है। पर अगर हम बात करें CH3CH X and CH2X, so this is your CH3 CH double bond CH2 and this is your HX, okay? So it means one part is eliminating from the molecule, one molecule is eliminating from the molecule, one molecule is converting into two molecules, and the part which is coming from the within the molecule. So this is called elimination. This elimination is basically represented by 2 or 3 methods. 2 or 3 methods. This elimination is represented by E1. Elimination is E1. Elimination of first order. E2. Elimination of second order. E elimination of first order with conjugate base. तो यहाँ पर आप बहुत सारे रूल्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे रिएक्शंस विद मेटल्स की। रिएक्शन विद मेटल्स में क्या होता है? रिएक्शन विद मेटल्स में बेटा ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ सबसे पहला एग्जांपल तो RMgx का बनना, फिर RLI का बनना। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। ग्रिग्नार्ड मेटल्स के साथ रिएक्शन RX की, ये अपने आप में दिखाता है बहुत ज़बरदस्त रिएक्टिविटी है X की, और उसके साथ मेटल, जो यहाँ पे मेटल बनते हैं ना, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स नॉर्मली बनाने में ये बड़ी सपोर्ट करता है। कार्बन और मेटल के बीच में अगर कोई बॉन्ड आ जाए, दैट इज कॉल्ड एज, और उसकी वजह से एक कंपाउंड बन जाए, सो दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। मतलब ऑर्गेनो, कार्बन से बना ऑर्गेनो, क्योंकि कार्बन मीन्स ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मीन्स कार्बन, तो कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड है, तो दिस इज ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड। सो दिस इज ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड। ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड की हम बात करते हैं यहाँ पर।